प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 12वीं कक्षा के लिए लेसन नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन हैं। उसमें आप ध्यानपूर्वक सुनना। पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि भारत में आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आर्थिक नियोजन क्यों अपनाया गया, उसकी क्यों आवश्यकता पड़ी। देखिए, जब 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही कमज़ोर थी और अपने आर्थिक विकास के लिए ये जो आर्थिक नियोजन अपनाना बहुत ज़रूरी समझा गया। तो ये 20वीं सदी की देन है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद सभी देशों ने आर्थिक विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक नियोजन को अपनाया था। इसी प्रकार से भारत ने भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन को अपनाना पड़ा था। तो इसके जो मुख्य विशेषताएं हैं, उद्देश्य हैं, वो है तो सबसे पहले जो हम ये इसके बारे में जो उसके उद्देश्य हैं वो पढ़ते हैं। इसमें इसके निम्नलिखित जो उद्देश्य हैं, पहला उद्देश्य है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। भारत में आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य रहा है कि इसके जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, जनसंख्या वृद्धि की दर की कमी करके और उसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना भी आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद है क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना। भारत में आर्थिक नियोजन का एक अन्य उद्देश्य भी रहा है कि जो भारत के जो क्षेत्र हैं वो अन्य पिछड़े हुए हैं, उनका भी जो साथ साथ जो विकास किया जाए। फिर है तीसरा, इसमें सामान्य संसाधनों का पूर्ण उपयोग। आर्थिक नियोजन का यह भी उद्देश्य था कि हमारे देश में जो विभिन्न संसाधन हैं उनका पूर्ण उपयोग किया जाए। आर्थिक नियोजन द्वारा वन है, जल है, भूमि है, खनिज पदार्थ हैं, इन सभी का जो उपयोग करते हुए देश के जो आर्थिक विकास करने का प्रयत्न किया गया है। फिर है रोजगार के अवसर जुटाना। भारत बहुत ही बड़ा देश है, इसमें बहुत विशाल जनसंख्या है। इसमें बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या रही है। इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए सभी को रोजगार दिया जाए, इस उद्देश्य के लक्ष्य से ही आर्थिक नियोजन को अपनाना पड़ा। फिर औद्योगिक विकास करना। औद्योगिक विकास, भारत में आर्थिक नियोजन का एक मुख्य लक्ष्य ये भी था, उद्देश्य था कि भारत में जो उद्योग हैं उनका तेज़ी से औद्योगिकरण किया जाए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस उद्देश्य को रखा गया था और ताकि लोगों को अधिक से अधिक जो रोजगार और जो हमारी वस्तुएं हैं वो आसानी से उपलब्ध हो सके। लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के लोगों का जो जीवन स्तर जो बहुत ही निम्न स्तर का था, उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं नहीं मिल रही थी। तो इस उद्देश्य के लिए जो रोटी, कपड़ा, मकान हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इनको जो पूरा करने के लिए जो ये आर्थिक नियोजन अपनाना पड़ा था। फिर उसके बाद है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। भारत लंबे समय से जाति पाति पर आधारित छुआछूत पर चलता आ रहा है। तो छुआछूत को समाप्त करने के लिए दलित वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना भी ये जो एक हमारा आर्थिक सुरक्षा का प्रदान करना भी आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ साथ बूढ़े, बेसहारा व्यक्ति, इन सभी को समानता में लाने का जो हमारा आर्थिक नियोजन का मुख्य लक्ष्य रहा है। फिर दूसरा प्रश्न कर रहे हैं हम जो कि नियोजन के कार्यों का आज जो योजना आयोग है उसके कार्यों का वर्णन किए। मैंने पहले बताया है कि भारत में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी और हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 में शुरू हो गई थी। तो इसके जो मुख्य कार्य हैं वो है देश में जो भौतिक हैं, पूंजीगत हैं, मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाना कि देश में कितने भौतिक संसाधन हैं, कितने पूंजीगत संसाधन हैं, कितनी पूंजी है देश के पास, कितने जो मनुष्य मानवीय जो संसाधन हैं और इनसे का जो किस प्रकार से जो इनके प्रयोग किया जाए। तो उसके बाद नंबर 2 है राष्ट्रीय संसाधनों को अधिकाधिक संतुलित एवं प्रभावी उपयोग के लिए योजनाएं बनाना। जो हमारे देश में संसाधन हैं उनको संतुलित रूप से उपयोग में लाया जाए, कैसे लाया जा सकता है, ये जो योजना आयोग का कार्य है। फिर नंबर 3 है कि योजना के विभिन्न चरणों का निर्धारित करना। जैसे हमारे देश में जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही हैं, इनको पूरे 5 साल का कार्य दिया गया है और उसमें किस
योजना में किस कार्य को जो ना प्राथमिकता दी जाए, किस संसाधनों का जो ना प्राथमिकता दे करके प्रस्ताव रखा जाए, ये जो ना योजना आयोग के कार्य है। उसके बाद आता है इसका कार्य है नंबर 4 में है आर्थिक विकास में जो बाधक तत्व हैं वो सरकार को अवगत कराना, ये योजना आयोग का कार्य है। यदि कोई बाधा तत्व है तो उसको सरकार के द्वारा जो सरकार है उसके सामने जो है ये बाधा को अवगत कराएं। ये योजना आयोग के जो जितने भी जो सदस्य मेंबर हैं सरकार से के उसके जो है सामने रखा जाता है। फिर है योजना आयोग को सफल और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुनिश्चित प्रशासन तंत्र का प्रस्ताव रखना। देखिए, जो हमारे देश में जो योजनाएं चलती हैं उस योजनाओं को चलाने के लिए प्रशासनिक तंत्र का होना बहुत ज़रूरी है। और प्रशासनिक तंत्र जो ना एक समुचित और जो ना योग्य कर्मठ होने चाहिए, तभी जा कर के जो योजनाएं जो ना सफल रूप से चल सकती हैं। उसके बाद नंबर 6 है कि योजना आयोग प्रत्येक चरण को क्रियान्वयन परिणाम स्वरूप प्राप्त सफलता की ओर किस प्रकार से जो ना इसको सफल बनाना है, इसमें सुझाव दिए जाते हैं कि जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको सफल बनाने के लिए जो सुझाव योजना आयोग के द्वारा सौंपे जाते हैं। उसके बाद नंबर 7 इसमें योजना आयोग के सौंपे गए कार्य संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव देना, समय समय पर जो सरकार के विशेष समस्याओं पर सलाह देना, ये जो ना योजना आयोग के कार्य है। तो ये हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था योजना आयोग के कार्य, ये सेम जो ना नीति इसका जो हमारा ये जनवरी 2015 में इसका जो नाम चेंज कर दिया गया था और योजना आयोग उसके स्थान पर जो ना नीति आयोग लागू कर दिया गया था। तो इसमें यही सेम कार्य उसके संबंधित हैं। और उसका जो ना उसके बाद आता है हमारा हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति ये इसका मीनिंग जो अर्थ है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के जो हमारी कृषि है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाना ही हरित क्रांति है। क्रांति मुख्य रूप से जैसे श्वेत क्रांति है, हरित क्रांति हमारी फसलों से संबंधित है, उत्पादन से संबंधित है, जबकि जो श्वेत क्रांति हमारे दुधारू पशुओं से नस्ल सुधारने से संबंधित है। 1960 के दशक में भारत में जो खाद्य संकट बहुत ज़्यादा आ चुका था, अकाल पड़ चुका था। 62 से जो ना 63 तक जो ना अकाल पड़ा, जिससे जो ना भारतीय के लिए समस्या बन गई थी खाद्य संकट। तो इसका समाधान करने के लिए भारत सरकार ने हरित क्रांति लाने का जो ना एक प्रस्ताव रखा। और ये इसमें ये कहा गया कि जो हमारी कृषि है उसमें सुधार करके हमने अपने देश को एक योग्य खाद्य संकट से जो ना छुटकारा पाया जा सकता है। तो इसके मुख्य विशेषताएं थी कृषि क्षेत्र का विस्तार करना। हरित क्रांति में जो कृषि क्षेत्र में विस्तार पर बल दिया गया ताकि अधिक से अधिक क्षेत्र पर जो ना फसलें उगाई जा सके, कृषि उत्पादन किया जा सके। फिर दोहरी फसलें, जैसे पहले हमारे जो ना क्या होता था कि केवल जो ना साल में एक ही फसल ली जाती थी, लेकिन अब जो ना इस हरित क्रांति के माध्यम से अब तो जो ना 3 फसल लेते हैं साल में, लेकिन 2 फसलें तो जो ना आम हो गई हैं। जैसे हम अब गेहूँ बोते, गेहूँ के बाद जब चावल की खेती करते हैं तो इस साल में जो ना दोहरी कृषि होगी। जो उसके बाद सिंचाई संसाधन, हमारे देश में जो पहले जो कृषि होती थी वो वर्षा पर निर्धारित होती थी, लेकिन इसमें जो ना इसके जो कृषि हरित क्रांति के द्वारा जो हमारी नदियाँ थी उस पर जो ना बांध बनाए गए और जो सिंचाई के साधनों को उपलब्ध कराया गया। उसके बाद उन्नत किस्म के बीज, पहले क्या था कि हमारे देश में जो उन्नत किस्म के बीज नहीं थे, लेकिन जो 1960 के दशक में जब हरित क्रांति को लाया गया तो हमारे जो विश्वविद्यालय थे, कृषि विश्वविद्यालय थे, उनके द्वारा नए नए बीजों की जो ना उत्पत्ति की, नए किस्म के बीज उत्पन्न किए गए। फिर एक कृषि यंत्रों का प्रयोग, कृषि यंत्रों में भी जो हरित क्रांति के दौरान जो बड़े बड़े उन्नत यंत्रों का प्रयोग किया गया। जो सामान्य रूप से हमारी खेती होती थी वो बैलों के माध्यम से होती थी, लेकिन जो अब बड़े बड़े जो कंबाइंड ट्रैक्टर का जो ना प्रयोग कृषि यंत्रों में जो ना लाया गया, इससे जो ना हमारी हरित क्रांति को भी बढ़ावा मिला। उसके बाद कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग, कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं वो फसलों में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने में बड़ी सहायक होती हैं। तो इसलिए हमारी जो दवाइयाँ जो मुख्य रूप से जो बहुत बढ़िया जो दवाइयाँ थी उनको जो ना प्रयोग में लाया गया। अब प्रश्न आता है कि खाद्य संकट से आप क्या समझते हैं? खाद्य संकट के मुख्य परिणामों का वर्णन कीजिए। तो
तो ये खाद्य संकट से हमारा अभिप्राय कि ऐसी स्थिति से होता है जब खाद्य के उत्पादन की दर जनसंख्या वृद्धि की दर से जो ना कम हो जाती है। जब जनसंख्या ज़्यादा आती है और खाद्य पदार्थ कम होते हैं, सरल जो साधारण शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जनसंख्या का एक भाग को जो ना खाद्य उपलब्ध न होना ही, जनता की भूखमरी कुपोषण का शिकार होना ही क्या है, खाद्य संकट होता है। ये मुख्य रूप से जो हमारे देश में 1962 के बाद 65 जो ना और 67 के दौरान जो खाद्य संकट जो ना छाया हुआ था, क्योंकि देश में जो ना भयंकर अकाल पड़े थे, जिसकी जो ना इसमें राज्य के जो हमारे जैसे बहुत से जो राज्य थे उन पर इसका प्रभाव पड़ा, जिससे जो ना खाद्य संकट की स्थिति पैदा हुई। और क्योंकि अनाज की पैदावार घट गई और जिससे जनसंख्या में जो ना बढ़ोतरी होती गई, तो इस प्रकार से खाद्य संकट जो ना ये जारी रहा। लेकिन इसके बाद हम जो ना इसके परिणामों के बारे में पढ़ते हैं कि क्या इसमें जैसे सबसे पहले तो खाद्य संकट के लिए बिहार में पिछले तुलना में मृत्यु दर 34% बढ़ गई और भूखमरी कुपोषण का शिकार हो गई। जो ना बहुत से ऐसे राज्य आज भी हैं जो भूखमरी के कारण जो ना कुपोषण के शिकार के कारण उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो खाद्य संकट का जो जनता कुपोषण का शिकार होगी, इसके अनुमान से जो ना बिहार के जो हिस्सों में प्रति व्यक्ति आय जो 2200 कैलोरी से घट करके 1200 कैलोरी आ गई, और जिससे जो ना ये कुपोषण को जो ना बढ़ावा मिला। तो खाद्य संकट के कारण खाद्यान्नों की कमी आसमान छूने लगी, क्योंकि जब वस्तु कम पैदावार होगी तो उसका जो ना दाम भी जो ना ज़्यादा होगा। तो इसी प्रकार से हमारे जो 65 और 67 के दौरान खाद्य में जो ना कमी हुई, तो जो हमारी वस्तुएं मुख्य रूप से जो उनमें जो ना आसमान छूने लगी वस्तुओं की जो कीमतों में। उसके बाद भारत में अमेरिका खाद्य सब पर बहुत आर्थिक निर्भर हो गया था, जिससे ये PL 480 योजना के तहत भारत मुफ्त खाद्य सामग्री भेज रहा था, किंतु उसने भारत पर जो ना अपनी जो नीति थोपने के लिए ऐसी जो सुविधाएं दे करके भारत को फंसाना चाहता था। तो इस मुक्ति से दिलाने से भी जो ना ये हम खाद्य संकट जो ना को दूर करने की कोशिश की गई थी। तो ये हमारे जो ना मुख्य रूप से जो 4 प्रश्न थे, इन चारों प्रश्नों को जो ना लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चनों में से जो ना आपको अच्छी तरह याद करना है। यदि इसको जो ना तो कृपया सभी विद्यार्थी इसको सब्सक्राइब भी करें।